और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए सबसे पहले तो दिल्ली ब्लास्ट की घटना से जुड़े कुछ बड़े अपडेट। दिल्ली आतंकी धमाके के आतंकी उमर का एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आ रहा, जिसमें वो फरीदाबाद में दुकान पर फोन चार्ज करता हुआ दिखता है और अभी अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 FIR भी दर्ज हुई। वहीं दिल्ली धमाके से जुड़े 3 डॉक्टरों का लाइसेंस भी रद्द कर दिया। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC यानी नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई। इधर दिल्ली ब्लास्ट के बाद बंद किए गए लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 और 3 को फिर से खोल दिया गया है। और अभी एक दिन पहले रात में आपको पता होगा दिल्ली जैसा ही जम्मू के श्रीनगर में भी धमाका हुआ और ये भी काफी खौफनाक मंजर बना। इसमें भी 9 लोगों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के नौगाम थाने में यह धमाका हुआ था। जब ये घटना घटी उस वक्त हरियाणा में बरामद विस्फोटकों की जांच कर रही थी टीम, इसीलिए बहुत सारे लोग आसपास ही खड़े थे। यही वजह है कि फरीदाबाद से जब्त विस्फोटक से श्रीनगर के थाने में 9 लोगों की जांच चली गई। 32 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सैंपल लेते वक्त अमोनियम नाइट्रेट में ये ब्लास्ट हुआ था। हालांकि ये कोई आतंकी घटना नहीं थी, बल्कि ये एक हादसा है। जम्मू कश्मीर के DGP की तरफ से भी ये स्पष्टीकरण जारी किया गया। लेकिन ये भी ब्लास्ट इतना बड़ा था कि 300 से 600 मीटर तक दूर गिर गए बॉडी पार्ट्स भी, देखिए जरा। और वहीं अब एक खुलासा ये आ रहा कि अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के जरिए ISI ने कराया दिल्ली ब्लास्ट। जांच एजेंसियों ने बड़ा दावा किया है और अब पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का खौफ भी दिखने लगा है। दिल्ली के लाल किला कार ब्लास्ट की जांच में खुफिया एजेंसियों को ISI की भूमिका के भी सुराग मिले हैं, जिसमें पता चला कि ISI ने अपनी भूमिका छिपाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का सहारा लिया, जिसमें अफगानिस्तान और तुर्की जैसे देशों को इस्तेमाल किया गया। वहीं खबरें दिल्ली NCR से चल रहा था धार्मिक उन्माद फैलाने का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। नोएडा में भी हो रहा था अल फलाह जैसा ब्रेन वॉश। ये एक और सेंटर का भी खुलासा हुआ है। और इसके अलावा अब दिल्ली पुलिस का नया प्लान है। देखिए आप, दिल्ली की गलियों में अब पुलिस करेगी गश्त। PCR यूनिट में नई वैन और मोटरसाइकिलें भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस की इकाई को 55 नई वैन मिली और 156 नई मोटरसाइकिल मिली है, जिनके जरिए पुलिस कर्मी दिल्ली की संकरी गलियों में भी जा सकेंगे और यहाँ भी गश्त करेंगे रात के समय, है ना। और इस माहौल के बीच देखिए अब एक नया आदेश जारी हुआ कि मस्जिदों में रुकने वालों पर सख्ती बढ़ी। जमात के लोगों और कश्मीरियों को देने होंगे ये दस्तावेज। दरअसल दिल्ली बम धमाके के बाद पुलिस और प्रशासन ने नया ऑर्डर जारी किया। मस्जिदों के इमामों को निर्देश दिया गया है कि उनके यहाँ ठहरने वाले जमातियों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। ये नए नियम के तहत अनिवार्य रूप से आदेश लागू करना होगा। और एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि इस पूरी घटना में जो मुख्य किरदार रही लेडी आतंकी, वो देश छोड़ने की तैयारी में थी। आतंकी शाहीन दिल्ली ब्लास्ट से ठीक 7 दिन पहले इसने अल फलाह यूनिवर्सिटी में पासपोर्ट वेरिफिकेशन करवाया था और इसका कोड नेम था मैडम सर्जन। ये जो डॉक्टर शाहीन सईद हैं, ये फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही बने फ्लैट में रहती थी और पासपोर्ट वेरिफिकेशन करवाया था, यानी देश छोड़ने की फिराक में थी। और दिल्ली ब्लास्ट केस को लेकर मध्य प्रदेश बुरहानपुर भी पहुंची NIA की टीम। संदिग्ध डॉक्टरों की तलाश में यूनिवर्सिटी नेटवर्क भी खंगाल रही है एजेंसी। इधर हरियाणा के नूंह में भी डॉक्टरों का आतंकी कनेक्शन पकड़ा गया। हिरासत में लिए गए 3 डॉक्टरों का अल फलाह यूनिवर्सिटी से नाता निकला, देखिए जरा। और इधर अल फलाह यूनिवर्सिटी मस्जिद के इमाम की बीवी पत्नी भी सामने आई। बोली कि दोस्त का सामान रखने की कहकर मुजम्मिल ने कमरा लिया था और उमर तो रोज आता था मस्जिद। तो दोस्तों फिलहाल दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी जांच में अब तक ये बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब अगले सप्ताह इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार। नई सरकार बनाने की तैयारी शुरू हुई। ललन सिंह और संजय झा भी दिल्ली पहुंचे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो CM फेस को लेकर चिराग पासवान ने भी एक बड़ा बयान दिया है। और इधर राहुल गांधी ने एक बार फिर से बिहार चुनाव में भी गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। बिहार में विपक्षी महागठबंधन की करारी हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की घर बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद रहे और कांग्रेस बोली कि चुनाव में गड़बड़ी हुई, हम 2 सप्ताह में जवाब भी देंगे। तो इधर PM मोदी ने भी गुजरात में सूरत एयरपोर्ट पर बिहार के लोगों को संबोधित किया और इसमें प्रधानमंत्री बोले कि बिहार ने जाति की राजनीति को ठुकराया। जिन लोगों को हार मिली है उन्हें इस सदमे से बाहर निकलने में कई महीनों लग जाएंगे। PM मोदी ने भी जमकर विपक्ष की टांग खींची और अपने गुजरात के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री पंडोरी माता के मंदिर भी गए। यहाँ भी पूजा अर्चना की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर गुजरात के नर्मदा में 9,700 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी और भी 2,000 करोड़ की कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू की। कल बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर आपको पता होगा देश भर में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन हुआ और इस आयोजन के दौरान PM मोदी ने विशेष कार्यक्रम को संबोधित किया और आदिवासी समाज के लोगों के लिए ये कई बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान भी किए। और इससे पहले जो बिहार चुनाव की जीत का जश्न मनाया गया देश की राजधानी दिल्ली में, इसमें भी संबोधन में PM मोदी बोले थे कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीगी माओवादी पार्टी बन गई है। छठ को ड्रामा कहने वाले बिहार की इज्जत क्या करेंगे। तो ये कुछ राजनीतिक बयानबाजी चली रही है। इस बीच देखिए बिहार चुनाव रिजल्ट के बाद भाजपा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री RK सिंह को 6 साल तक के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। बीजेपी की तरफ से ये सबसे बड़ा फैसला देखने को मिल रहा है। RK सिंह बीजेपी से 6 साल तक के लिए निष्कासित किए गए हैं। सम्राट चौधरी को हत्या का आरोपी बताया था इन्होंने और नीतीश सरकार पर घोटाले का आरोप भी लगाया है। तो बगावत के बाद बीजेपी ने इनको आउट कर दिया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारत से विदेशों में भी जाएगी अब 1.5 मीट्रिक टन चीनी। सरकार ने चीनी
निर्यात की अनुमति दी, जिसके चलते कई चीनी कंपनियों से जुड़े स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल सकती है। और बॉलीवुड से खबर आ रही, राजकुमार राव पत्रलेखा के घर गूंजी किलकारियां, इनकी यहाँ बेबी गर्ल का जन्म हुआ। मेनी कांग्रेट्स। वहीं मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर आ रही, भारतीय बाजार में एंट्री करने के लिए तैयार है फिलिप्स। फोन से लेकर लैपटॉप तक कई सारे नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करेगी अब फिलिप्स। और भारतीय स्टेट बैंक SBI के ग्राहकों को बड़ा झटका लगने वाला है। 1 दिसंबर से बंद हो जाएगा SBI का एम कैश। जी हाँ दोस्तों, बैंक की तरफ से ऑफिशियली ये घोषणा की गई है कि एम कैश फीचर जो है अगले महीने 1 दिसंबर से बंद हो जाएगा। और इस बदलाव के बाद बिना लाभार्थी पंजीकरण किए मोबाइल नंबर या ईमेल के माध्यम से धनराशि नहीं भेज पाएंगे ग्राहक, है ना। इसके उलट SBI ने UPI, IMPS, NEFT, RTGS जैसे सुरक्षित भुगतान विकल्पों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। कुल मिलाकर ये जो एम कैश है ये SBI का एज ए ऑनलाइन मनी ट्रांसफर का ही एक तरीका है जो बंद हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप एम कैश सुविधा क्या है और ये कैसे वर्क करती है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। सरकार की तरफ से एक चेतावनी जारी की गई कि अगर कोई आपको कॉल करके आपकी पेंशन के लिए लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करने के लिए कहें तो अलर्ट हो जाएं, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। क्योंकि आपको पता होगा नवंबर से ही खुद केंद्र सरकार की तरफ से ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लोगों के लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करवाए जा रहे हैं। तो 30 नवंबर तक तो ये अभियान ही चलेगा। लेकिन इस बीच कई लोगों की तरफ से इस तरह की शिकायतें देखने को मिल रही है कि फर्जी कॉल्स वगैरह आ रही है और OTP, मोबाइल नंबर, आपके आधार कार्ड की डिटेल वगैरह पूछी जा रही है। तो आपकी ये पर्सनल जानकारी बिल्कुल भी शेयर ना करें, ठीक है ना। सरकार की तरफ से आम लोगों को सतर्क किया इस बारे में, वरना इस पर्सनल जानकारी की शेयर करने से आपकी प्राइवेसी और डेटा खतरे में पड़ सकते हैं। उल्टा आपके बैंक खाते से पैसे कट सकते हैं, समझ रहे हो। चलिए खबर देखिए। नवी मुंबई एयरपोर्ट पर क्रिसमस से ही शुरू हो जाएगी कॉमर्शियल फ्लाइट्स। आकाशा की पहली फ्लाइट दिल्ली से और इंडिगो की फ्लाइट 10 शहरों को जोड़ेगी। 2026 तक 9 करोड़ पैसेंजर्स की कैपेसिटी भी बनेगी। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 25 दिसंबर से ही ये कॉमर्शियल फ्लाइट्स की आवाजाही शुरू हो जाएगी। तो अच्छी बात यह है कि इससे देश में हवाई यात्रा का बिजनेस और बढ़ेगा। और वहीं देखिए सरकार कुछ नए नियम कानून मसौदे लेकर आ रही है। डेटा लेने से पहले कंपनियां बताएगी क्यों लिया, मतलब आपका कोई भी डेटा लिया जाएगा तो क्यों लिया और उस डेटा का क्या करेगी, ये जानकारी कंपनियों को देनी होगी। और बच्चों का अगर सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाना है तो पेरेंट्स की सहमति अनुमति से ही बनेगा। दरअसल भारत में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल DPDP एक्ट 2023 अब पूरे नियमों के साथ पूरी तरह से लागू हो चुका है हमारे देश में। और अभी एक दिन पहले सरकार ने इस नए कानून को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया। सरकार का कहना है कि ये नियम हमारे देश में आम लोगों की प्राइवेसी को मजबूत करने के साथ ही इनोवेशन और डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देगा। ये देख सकते हैं गवर्नमेंट द्वारा जारी प्रेस नोट भी, नोटिस डिटेल्स, पर्पस, डेटा एंड यूर राइट्स। तो इस DPDP एक्ट की 5 सबसे जरूरी अहम बातें यहाँ देख सकते हैं आप। कंपनियां कंसेंट के बिना डेटा नहीं ले पाएगी, डेटा सिर्फ जरूरी काम के लिए इस्तेमाल होगा और अपना डेटा कंट्रोल में रख पाएगी कंपनियां। डेटा लीक होने पर तुरंत कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी, शिकायत करना आसान होगा और पूरा सिस्टम डिजिटली वर्क करेगा। और भी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के 7 ये मुख्य सिद्धांत होंगे। डेटा में कंसेंट, ट्रांसपेरेंसी, पर्पस लिमिटेशन, डेटा मिनिमाइजेशन, एक्यूरेसी, स्टोरेज लिमिटेशन वगैरह वगैरह ना। कहने का मतलब कंपनियों की पूरी अकाउंटेबिलिटी होगी, जवाबदेही होगी ग्राहकों के डेटा के इस्तेमाल पर, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। सोना चांदी के भाव पर खबर आ रही कि इस सप्ताह सोना 4694 रुपए महंगा हुआ और अभी सोने का भाव 1.25 लाख के आसपास चल रहा वापस, जबकि चांदी लगभग 11,000 रुपए तक महंगी होगी इसी सप्ताह। और अभी चांदी का रेट 1,59,367 रुपए प्रति किलोग्राम तक चल रहा है। क्योंकि आज संडे है तो ये वीकली साप्ताहिक रेट मैंने आपको बता दिए। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है वो देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए। एक केस पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि नाबालिग भी अग्रिम जमानत ले सकते हैं। जुवेनाइल कानून में मनाही का जिक्र नहीं है, जबकि अभी तक केवल 18+ ही जमानत के हकदार माने जाते हैं। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए नाबालिगों के हक में यह बड़ा फैसला सुनाया। और कलकत्ता हाईकोर्ट ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत नाबालिगों को भी अग्रिम जमानत का अधिकार दिया है। अच्छा वैसे ये एक्ट क्या है इस बारे में डिटेल भी आप देख सकते हैं 6 पॉइंट्स में। चलिए अगला अपडेट देखिए। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आगे चलती नजर आई जया किशोरी। उन दोनों की शादी की काफी अफवाह उड़ी थी सोशल मीडिया पर, आपको पता होगा। तो ये शादी की अफवाह के बाद सनातन पद यात्रा में पहली बार दोनों एक साथ दिखे हैं। इसके अलावा भी इस सनातन हिंदू एकता पद यात्रा में बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी, एकता कपूर, राजपाल यादव और कथावाचक जया किशोरी समेत कई सारे बड़े नामी बंदे इस यात्रा में शामिल हुए। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। बॉलीवुड स्टार्स ने भी बाबा बागेश्वर धाम के साथ इस यात्रा में ढेर सारी बातें चीतें की। और यात्रा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि देश बाबर का नहीं है बल्कि राम का है। गद्दारी करने वाले जरा सुन लें कि अब बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश में करनी सेना का मुख्यमंत्री हाउस की ओर कुछ देखने को मिला तो पुलिस ने रोका। बोले कि हमारी मांगे नहीं मानी तो भोपाल को नेपाल बना देंगे। 10 दिन का आश्वासन दिया गया फिलहाल उनको। दरअसल भोपाल में करनी सेना के आंदोलन के बीच भेजा गया 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हाउस से लौट आया है। और अभी जो करनी सेना ये सम्मेलन कर रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है, इनके पीछे इनकी कुछ प्रमुख मांगे हैं, देख सकते हैं आरक्षण वगैरह को लेकर भी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। राम मंदिर ध्वजारोहण के लिए मुकेश अंबानी
अंबानी और बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन को भी न्योता दिया गया। पीएम मोदी इस दरमियान राम मंदिर के कारीगरों से भी मुलाकात करेंगे। 25 तारीख को आम लोग राम मंदिर के दर्शन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आने वाले 25 नवंबर को राम मंदिर में मंदिर निर्माण पूरा होने के लिए भव्य आयोजन किया जाना